हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल हमने पढ़ लिए थे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? टिश्यू। थोड़ा सा रिवाइज करा दूं मैं, जिसमें हमने 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर और नर्वस। ठीक है ना? तो एक हम कर चुके हैं एपिथेलियल, ये लेक्चर 2 आ गया है कनेक्टिव टिश्यूज को लेकर के। ठीक है ना? मैं फिर कह रहा हूं, चार्ट, इसका फ्लो चार्ट दिमाग में बिल्कुल रखना, अदरवाइज इसका चार्ट दिमाग में नहीं रहेगा तो ये टॉपिक आपस में पकड़ने में बड़ी ही दिक्कत आने वाली है। तो देखो, नाम ही बता रहा है अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव, कनेक्शन मतलब जोड़ने का काम करना। कनेक्शन मतलब जोड़ना, है ना? मतलब कि जोड़ना। तो ये ऐसे टिश्यूज हैं जो पूरी बॉडी को, या यूं कह ले पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को, पूरी बॉडी के सेल्स, या यूं कह ले जो अलग अलग ऑर्गन्स है बॉडी के, उनको आपस में जोड़े रखती है और पूरी बॉडी को मेंटेन बनाए रखती हैं। है ना? अलग अलग होते हैं, काम अलग अलग है, लेकिन पूरी बॉडी को एक तरह से क्या है, जोड़े रखने का काम रख रहा है। यानी कि जैसे कि हमारा ये हाथ हमारी बॉडी जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारी ये मसल्स हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई है, तो पूरी बॉडी को जोड़े रखने के काम में रखना इसका काम है। इसीलिए नाम भी पड़ा हुआ क्या? कनेक्टिव। कनेक्ट करती है पूरी बॉडी को आपस में। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज होल्ड स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर को बांधे रखती है, होल्ड करके रखती है टुगेदर, एक साथ, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, और एक ढांचा तैयार करके प्रोवाइड करवाती है, एंड सपोर्ट, और सपोर्ट कर देती है फॉर ऑर्गन्स एंड द एंटायर बॉडी। वही बात जो मैंने बोली कि पूरी बॉडी को जोड़े रखने का काम करता है। तो ये क्या कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू होल्ड स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर को होल्ड करता है एक साथ, प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करवाता है, सपोर्ट करवाता है ऑर्गन्स को और पूरी बॉडी को, स्टोर करता है फैट को, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, जिसमें अगर ब्लड भी आ जाएगा हमारे पास, है ना, तो वो क्या कनेक्टिव टिश्यूज में, तो क्या पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंस को। डिफेंड, इसके अंदर एंटीबॉडीज भी आ जाती हैं अगेंस्ट द डिजीज। एंड एड मतलब हेल्प करता है इन टिश्यू रिपेयर, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। सेल्स, फाइबर्स एंड जेल लाइक मटेरियल, सेल, फाइबर और जेल लाइक मटेरियल, जिसको ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं, यानी कि जिसको हम मोटा मोटा साइटोप्लाज्म समझते हैं। तो क्योंकि यहां पे टिश्यूज है, मान लो बहुत सारे सेल्स का बना हुआ एक टिश्यू है, तो यहां पर क्या पड़ा होगा? इसके अंदर कुछ सेल्स होंगे, कुछ फाइबर्स रहते हैं और एक जेल लाइक सब्सटेंस। इसके अंदर जो इंट्रासेलुलर मटेरियल होता है, इंटरसेलुलर है ना, बहुत सारे सेल से मिल करके क्या बनता है? टिश्यू बनता है। सपोज ये टिश्यू है, ठीक है, ढेर सारे सेल से मिलकर बना हो, तो यहां पर जो सब्सटेंस भरा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेल लाइक मटेरियल या ग्राउंड सब्सटेंस। ध्यान रखना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल भी बोल देते हैं इसको, हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? ग्राउंड सब्सटेंस। मर्जी है भैया, क्योंकि नाम बन चुके हैं। ठीक है ना? तो ये नाम से बुलाया जाता है। जेल लाइक मटेरियल होता है, ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। इसी को हम लोग कई बार मैट्रिक्स भी बोल देंगे। ठीक है ना? तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम का इस्तेमाल होता है। फिलहाल यहां पे चलने वाला है जेल लाइक मटेरियल, ग्राउंड सब्सटेंस, मेकअप, कनेक्टिव टिश्यू। ये 3 चीजें मिलकर के एक टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसके अंदर फाइबर्स पाए जाएंगे, सेल्स मिलेंगे हमें, और जो मटेरियल मिलेगा, ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा, जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, वो जेल नुमा होता है। कैसा होता है? जेल टाइप का होता है। ठीक है, दे कैन बी फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में पाए जाते हैं ये। बोन, कार्टिलेज, फैट, ब्लड एंड लिम्फेटिक टिश्यूज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो हम देख सकते हैं, तो जो हमारी बॉडी में फैट है, जो हमारी बॉडी में ब्लड है, जो बोन है, जो कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होता है? ये देख रहे हो पिए, ये जो कान में जो सॉफ्ट सॉफ्ट सा दिखाई दे रहा, टाइट है लेकिन हड्डियां नहीं है, कार्टिलेज। कार्टिलेज की एक वैरायटी है। ठीक है ना? तो कार्टिलेज की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो सॉफ्ट पार्ट होता है, ये नोज का जो टिप है, ये सॉफ्ट पार्ट है, ये कार्टिलेज की कैटेगरी में आता है। नाउ ओरिजिन की बात करें तो यहां ओरिजिन की बात क्या हो रही है? कहां से आए ये? यानी कि जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक लेयर होती है 3, मैंने पहले बताई थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो, मीजो और एंडो, 3 लेयर होती हैं। इन्हीं से पूरी बॉडी के ऑर्गन्स, सेल्स और टिश्यूज क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो कह रहा था मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू जो बॉडी के अंदर है वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। द एम्ब्रियोज मीजोडर्म, ये जो मीजोडर्म है याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोज मीजोडर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि
एम्ब्रियो बनते वक्त 3 लेयर में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी कहते हैं। तो बीच वाली लेयर जो होता है उसी से सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू का जो होते हैं सारे कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। इट कनेक्ट्स वेरियस टिश्यूज और ऑर्गन, ये कई सारे टिश्यूज को और ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है एंड प्रोवाइड सपोर्ट, और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एनिमल बॉडी। ये वही बात आ गई जो हमने ऊपर लिखी थी। तो फिलहाल ओरिजिन के पर्पस से देखा जाए तो केवल ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों लाइनें बेकार की हैं। ठीक है, इनको हटा सकते हो यहां से, लेकिन हाँ एक लाइन बताती है कि काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ओरिजिन के लिए केवल ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। आगे आते हैं, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर यही लाइन इंपॉर्टेंट फालतू की लिखा हुआ है। ये बेटा फालतू नहीं लिखा हुआ है, ये चीजें थोड़ा सा क्या रहता है कि साथ में ना मतलब ओरिजिन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें कुछ बातें लिखने के लिए होनी चाहिए हमारे पास। तुम लोग टू द पॉइंट ये लिख सकते हो, अदरवाइज जो बच्चे ऐसे हैं जो ज्यादा याद करने की क्षमता रखते हैं, ज्यादा लिखना चाहते हैं, उनके पर्पस से, क्योंकि नोट्स हमेशा टॉप लेवल के पर्पस से बनते हैं, टॉप लेवल इन द सेंस एकदम बेस्ट लेवल से बनते हैं। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, हर बच्चा अपने अपनी कंडीशन के हिसाब से चीजों को उसमें छटनी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता, मैं फिर पहली बात बता रहा हूं, मैं जो बच्चों को डाउट है मैं पहले बता दूं, कोई भी बच्चा दिमाग से कमजोर नहीं होता है या कोई बच्चा वीक नहीं है। मेरे पास फोन आते हैं बच्चों के, बच्चे कहते हैं सर हमने पढ़ाई छोड़ रखी है, बताओ क्या करें, हम ये करें वो करें। मैं एक बात स्पष्ट बता दूं सब लोगों को, दिमाग से कोई कमजोर नहीं है। फर्क केवल क्या होता है, जो बच्चा हम कहते हैं पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो थोड़ा सा पढ़ाई को समय ज्यादा देता है, 5 घंटा 6 घंटा। कुछ बच्चे बिजी होंगे कुछ और कामों में, तो पढ़ाई को 2 या 3 घंटा ही दे पा रहे होंगे, कुछ 1 ही घंटा दे पा रहे होंगे। तो जो 1 घंटा दे पा रहा है टाइम, जाहिर सी बात है उसके मार्क्स पासिंग मार्क्स ही आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, दिमाग से कमजोर है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो कोई भी अपने आप को कभी भी लाइफ में इंफीरियर फील ना करे। जो जिस काम को जितना समय देगा वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। जब पढ़ाई में देगा ज्यादा समय तो पढ़ाई में एक्सपर्ट होगा, अपने काम धंधे में ज्यादा समय देगा तो अपने उस काम धंधे में एक्सपर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, आगे आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट यानी किससे मिलकर बने होते हैं, हमने यहां पे भी अभी ये समराइज किया। 3 पार्ट होते हैं, सेल, फाइबर और जेल लाइक मटेरियल। तो ये 3 चीजें इसके ना कंपोनेंट में आती हैं। तो ये हमें डेफिनेशन में भी डाला हमने, तो बात समझ में आ रही है, ये चीज डेफिनेशन में भी आई, अब ये अलग से टॉपिक भी आ गया, जरूरी है, यहां से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज 3 कंपोनेंट है। मैट्रिक्स मैंने बताया, ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स मतलब कि ग्राउंड सब्सटेंस, देन सेल्स एंड देन फाइबर्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें तो कह रहा है मैट्रिक्स इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ब्लेंड। इन ब्लेंड मतलब मिक्सचर, ब्लेंड मतलब मिक्सचर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। कौन? मैट्रिक्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ऑफ न्यूमरस टाइप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। इसके जेल टाइप मटेरियल में ज्यादातर हमको म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है ना, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसकी वैरायटी पाई गई है। हाइलुरोनिक एसिड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट म्यूकोपॉलीसैकेराइड ग्राउंड सब्सटेंस। म्यूकोपॉलीसैकेराइड में भी सबसे ज्यादा क्या पाया गया? हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है ना, तो एकदम बेसिक लेवल पे चलेगा हम लोग कि केमिकल कौन सा पाया जा रहा है। ग्राउंड मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है, जो कि क्या होता है? एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। क्लियर है? अब ये तो हो गया इसके मैट्रिक्स की बात, ग्राउंड सब्सटेंस की बात। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मिक्सचर होता है, कार्बोहाइड्रेट में ये वाले कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। आगे आते हैं। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा, वीडियो को लगातार ना देखते हुए, पॉज करते हुए, चीजों को थोड़ा सा नोट करते हुए, थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़े। एकदम से लगातार पूरा वीडियो ना देखें, एक चार्ट है ना, एक बार देख लें, फिर एक चार्ट तैयार करें, किसके अंदर क्या कैटेगरी है, उस चार्ट के साथ दिमाग में चीजों को सेट करना है। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन से सेल पाए जाते हैं? तो देखो यहां पर कौन कौन से सेल मिलेंगे हमें एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। रेटिकुलर फाइबर, जालनुमा। रेटिकुलर का मतलब होता है जाल, रेटिकुलर का मतलब क्या होता है? जाल। जाल मतलब एक तरह पैंचे टाइप का, फंसे इस टाइप से फाइबर से। ये देखो ये ऐसे निकला हुआ जालनुमा फाइबर, जिसमें कई सारे ब्रांचेस निकली होती हैं, ब्रांचेस वाले फाइबर। फाइब्रोब्लास्ट मिलेगा, कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे, मास्ट सेल मिलेंगे, प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे, ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब वही हो गया, मैट्रिक्स हो गया। देन न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, स्नोफिल्स मिलेंगे, एडिपोसाइट्स मिलेंगे, इलास्टिक फाइबर मिलेंगे, मैक्रोफेजेस मिलेंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन सब की एक लाइन की डेफिनेशन मस्ट है, तुम्हें याद करना ही करना है। सबकी एक एक लाइन की डेफिनेशन यहां दे रखी है, बिल्कुल तुम्हें याद करना। आओ देखें, तो कह रहा है रेटिकुलर फाइबर मेड अप ऑफ कोलेजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन हमको पता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बने हुए होते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट इन ब्लड वेसल्स, वॉल्स एंड फॉर्म ब्रांचिंग नेटवर्क अराउंड वेरियस सेल्स। सेल्स के अक्रॉस ब्रांचिंग नेटवर्क करते हैं और ब्लड वेसल को सपोर्ट करते हैं ये।
ठीक है, तो कौन कौन से सेल हैं जिनको ये ब्रांचिंग नेटवर्क करके सपोर्ट करते हैं? फैट, स्मूथ मसल सेल, नर्व फाइबर्स आ गए। फाइब्रोब्लास्ट, देखो नाम ही बता रहा है फाइबर, जिसके अंदर फाइबर पाए जाएंगे। ब्लास्ट आर लार्ज फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स होते हैं दैट मूव थ्रू कनेक्टिव टिश्यू, पूरे कनेक्टिव टिश्यू मूव करता है एंड सिक्रीट फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस। इसका फंक्शन क्या है फाइब्रोब्लास्ट का? फाइबर्स को और ग्राउंड सब्सटेंस को अपने अंदर से रिलीज करता है। सिक्रीट का मतलब मैं पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं, चीजों को बनाना और रिलीज करना। कोलेजन फाइबर, ठीक है, ये भी एक तरह के फाइबर आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बंडल्स, ठीक है ना। ये बंडल्स देखो, ये जो फाइब्रोब्लास्ट है ये कोलेजन फाइबर को निकाल रहा है अपने अंदर से। इसका काम क्या है? फाइबर्स को सिक्रीट करना। तो कोलेजन फाइबर इसी के अंदर से निकल रहे हैं। किसके अंदर से? फाइब्रोब्लास्ट के अंदर से कोलेजन फाइबर निकल रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बंडल्स ऑफ प्रोटीन कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन का नाम है जिसके फाइबर बने होते हैं, ज्यादातर पूरा फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है ना। आर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन योर बॉडी, ये भी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोलेजन फाइबर होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब आगे आते हैं, फाइबर्स की कहानी खत्म हुई। मास्ट सेल वेरी इंपॉर्टेंट, आर अबंडेंट अलोंग ब्लड वेसल। सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, हमारी नसों में पाए जाते हैं खून की। दे प्रोड्यूस वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टामिन विच डायलेट द स्मॉल ब्लड वेसल ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन एंड किल्स बैक्टीरिया। जब इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है तो हिस्टामिन क्या करता है? ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, फैला देगा, और ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। यानी कि हिस्टामिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? मास्ट सेल के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। हिस्टामिन कौन रिलीज करते हैं? मास्ट सेल रिलीज करते हैं। और जो हमको छींके आती है ना, वो इसी हिस्टामिन की वजह से होती है। तो कभी जब सिट्राजिन खाओगे, अब की बार क्या खाओगे? सिट्राजिन गोली खाओगे तो देखोगे उसके ऊपर लिखा होगा एंटी हिस्टामिन। क्या लिखा होगा? एंटी हिस्टामिन। इस हिस्टामिन को रोकता है। यही हिस्टामिन जब ज्यादा मात्रा में निकल आता है तो एलर्जी पैदा कर देता है, हमको पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, डेवलप फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स। ये प्लाज्मा सेल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, ये बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स क्या है? हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है ना। दे सिक्रीट एंटीबॉडीज दैट अटैक एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन सब्सटेंसेस। यानी कि इसके अंदर एंटीबॉडी वाले सेल भी पाए जा रहे हैं जो कि हमें किससे बचाते हैं? फॉरेन सब्सटेंसेस से या किसी टाइप की बीमारी से बचाएंगे। आगे आते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस इज द मटेरियल बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। फाइबर्स और सेल्स के बीच में यहां मटेरियल भरा हुआ है, ये सारा क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस है। इट इज मेड ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के दोनों क्या है? ऑर्गेनिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन पाया जाता है, तो इसीलिए वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना होता है। देखो लिखा भी होगा आगे, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन, सल्फेट और ग्लूकोसामाइन। इसके अंदर 2 और दे दिया एक्स्ट्रा। सबसे ज्यादा वाला जो इंपॉर्टेंट था हाइलुरोनिक एसिड, मैंने ऊपर मेंशन किया था। इट सपोर्ट सेल्स एंड फाइबर, सेल्स और फाइबर को जकड़ के रखेगा, सपोर्ट करके रखता है। बाइंड्स देम टुगेदर, सबको बांध के रखेगा। एंड प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर एक्सचेंजिंग सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। और एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है जिससे सेल्स और ब्लड के बीच में क्या आदान प्रदान हो सके। न्यूट्रोफिल्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स। ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स, WBC। न्यूट्रोफिल्स क्या है? WBC। माइग्रेट टू साइट्स ऑफ इंफेक्शन दैट डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स बाय फैगोसाइटोसिस। जहां इंफेक्शन होता है वहां ये न्यूट्रोफिल मूव करेंगे और उस इंफेक्शन को पैदा करने वाले कीटाणु को खाकर खत्म कर देंगे, फैगोसाइटोसिस। क्लियर है? देन इस्नोफिल भी पाए जाते हैं इसके अंदर। आर व्हाइट ब्लड सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये भी अगेन ये भी क्या है? 2 टाइप के WBC हैं। माइग्रेट टू साइट्स ऑफ पैरासिटिक इंफेक्शन, जहां पे पैरासाइट्स आ जाए, कोई बाहरी जीव आकर के हमारी बॉडी में अटैक करता है, वहां ये पाए जाएंगे। एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, जहां एलर्जी होती है वहां जाकर के ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स। जो फैट सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स देखो येलो येलो, ये येलो येलो पूरा फैट है ना। कभी घी वगैरह देखा होगा तो पीले पीला टाइप का दिखाई पड़ता है, तो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। येलो कलर यानी कि फैट सेल्स हैं। और फैट सेल्स दैट स्टोर फैट, ये स्टोर फैट को स्टोर करते हैं। दे आर फाउंड बिलो द स्किन एंड अराउंड द ऑर्गन्स, हार्ट एंड किडनी। स्किन के नीचे और हार्ट किडनी के अराउंड पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे फैट सेल का काम होता है कुशन, गद्दी का काम करता है, जिससे कोई धमक ना लगे, हम गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, तो वो ऑर्गन्स में जो धमक लगती है, चोट लगती है, तो उसमें गद्दी का काम करता है, जिससे कि उनको डायरेक्ट चोट नहीं लगती है। इलास्टिक फाइबर्स आर स्ट्रेचेबल बट स्ट्रॉन्ग फाइबर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना, ये स्ट्रेचेबल होते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इलास्टिन के। किसके? कौन सी प्रोटीन है? इलास्टिन के। एंड फाइब्रिलिन, जो प्रोटीन का नाम है, देखो कोलेजन में
कोलेजन प्रोटीन है, इलास्टिक में इलास्टिन प्रोटीन है, ध्यान रखना। दे आर फाउंड इन स्किन, ब्लड वेसल्स एंड लंग्स टिश्यूज, यानी कि जहां जहां हमारे ऑर्गन्स में खिंचाव आएगा वहां वहां ये पाए जाएंगे। मैक्रोफेजेस डेवलप फ्रॉम मोनोसाइट्स, किससे बनते हैं? मोनोसाइट्स से, एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रीज। बैक्टीरिया हो गया कोई बॉडी के अंदर, या सेल डेब्रीज, कोई सेल सड़गल गई है, खराब हो गई, टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, डैमेज हो गई है, टूट गई है, उसको खा पी के खत्म कर देंगे बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस पता ही है, खा पी के गटक के खत्म कर देना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, बंच ऑफ टिश्यू पता ही है, बंच ऑफ सेल्स होता है, दिमाग में सेट कर ली बातें, ठीक है। अब हो सकता है किसी के अंदर कुछ पाए जाए, किसी के अंदर कुछ पाए जाए, लेकिन आम तौर पर अमूमन ये सेल्स उनके अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है बातें? आगे आते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, बारी बारी से उनको फिर से एक्सप्लेन किया गया है। फाइब्रोब्लास्ट, आओ देख लें यहां पर क्या है। प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, है ना, जो बताया भी था। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का प्रोटीन होता है वो फाइब्रस, कोलेजन एंड इलास्टिन, यानी कि जो इलास्टिन थे यहां पर, इलास्टिन फाइबर और कोलेजन फाइबर, और कोलेजन फाइबर, ये मैंने बताया ना, ये किसका काम क्या है? फाइबर्स को सिक्रीट करना। तो जो भी फाइबर्स हैं इनको यही बनाएगा कौन? फाइब्रोब्लास्ट बनाएगा, ठीक है। एडेसिव प्रोटीन, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, दैट इज लैमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन एंड ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि जो हमारा जेल लाइक मटेरियल है उसको भी प्रोड्यूस करता है ये। दैट इज ग्लाइकोसिम अमीनोग्लाइकन सच एज हायालुरोनिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसमें मेन क्या याद रखोगे? फाइब्रोब्लास्ट क्या क्या बना के दे रहा है हमको? प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और फाइब्रस, कोलेजन एंड इलास्टिन, ये दो टाइप के फाइबर्स और ग्राउंड मटेरियल को तैयार करता है। तो यहां पर दो बातें इसमें लिख लोगे, ग्राउंड सब्सटेंस को और फाइबर्स, दो चीजों को ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अब आगे डिटेल में जाना चाहो, याद कर सकते हो, अच्छी बात है, अदरवाइज छोड़ सकते हो। एडिपोज सेल्स, फैट, एडिपोज मतलब फैट, सेल्स आर आल्सो नोन एज एडिपोसाइट्स। इन सेल्स को, सिंगल सेल को हम लोग एडिपोसाइट भी बुलाते हैं या लाइपोसाइट भी बुलाते हैं, लिपिड से लाइपोसाइट बन गया। बेसिकली स्टोर फैट, ये क्या स्टोर करते हैं? फैट। मैंने दिखाया था अभी पीछे कि हमारे पास क्या था, ये जो येलो येलो है इसके अंदर क्या स्टोर है? फैट स्टोर रखा है। प्लाज्मा सेल्स, जिसको हम प्लाज्मेटोसाइट्स भी कहते हैं, सिंथेसाइजेस एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल्स सिंथेसाइजेस एंटीबॉडीज, यहां हमने देखा प्लाज्मा सेल्स है ना, क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं? ये एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहे हैं ये। नाउ मास्ट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ और याद ना रहे ये पक्का याद रखना है। मास्ट सेल क्या क्या रिलीज करता है? हिस्टामिन, जो वहां मेंशन था, दो चीजें और रिलीज करता है, हेपारिन एंड सीरोटोनिन, वेरी इंपॉर्टेंट। हेपारिन एंड सीरोटोनिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द मास्ट सेल। तीन चीजें मास्ट सेल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं और मास्ट सेल को हम लोग मास्टोसाइट्स भी कहते हैं। मास्टोसाइट्स, साइट्स, फिर आ गया एडिपोसाइट्स। ये साइट्स वर्ड जहां लग जाता है ध्यान रखना, इसका मतलब एक सिंगल सेल की बात हो रही है। क्लियर है बातें? समझ में आ रही हैं? जहां लगे कि हॉट स्पॉट हो रहा है तुरंत वीडियो पॉज करो, जो पीछे का है उसको समराइज करो दिमाग में, फिर वीडियो को वापस से चलाना है। मैं फिर कह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी। इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस कॉज हिस्टामिन। देखो मैंने कहा ना, जब भी हमको एलर्जी होती है, एक्चुअली होता है क्या है मैं बताऊं लिटरली, कि हमको मान लो जिसकी कोई चीज हमारी डस्ट पार्टिकल या कोई हमारी नाक में चला गया, तो हिस्टामिन वो हमारे लिए डस्ट पार्टिकल क्या है? फॉरेन पार्टिकल है, बाहरी चीज है। हिस्टामिन हमारी बॉडी से रिलीज होता है कि उस डस्ट पार्टिकल को खत्म करने के लिए, लेकिन वो हिस्टामिन इतना ज्यादा पैदा हो जाता है कि वो खुद हमको दिक्कत देने लगता है, इसलिए हमको एलर्जी होने लगती है, ठीक है ना। हिस्टामिन जब तादाद से ज्यादा पैदा हो जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है, तो हमको एलर्जी पैदा हो शुरू हो जाती है, ठीक है। ये क्या करेंगे? वाइडन द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को फैला देते हैं। बट हेपारिन प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। एक बात कभी सोची है, हमको कट लग जाता है, ऊपर आता है ब्लड, जम जाता है, ये ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, वहां क्यों नहीं जम रहा? ठीक है ना। तो देखो वहां क्यों नहीं जमता है, वहां पर एक चीज मौजूद है, हेपारिन नाम का केमिकल। ये हेपारिन हमारे ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर जमने नहीं देता है ना। बॉडी में जम जाएगा तो फिर डेथ ही हो जाएगी फिर तो ये हेपारिन नाम का केमिकल ब्लड क्लॉट को रोकता है हमारी बॉडी के अंदर, ध्यान रखना। ये एंटीकोगुलेंट है हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड द ब्लड वेसल, टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड रेज ब्लड प्रेशर। ब्लीडिंग को रोकना, ब्लीडिंग मतलब जहां कट लग गया है वहां से जो खून आ रहा है उसको रोकना चाहते हैं, बीपी को बढ़ाना है। सीरोटोनिन फंक्शन एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि जहां पे मान लो कट लग गया है तो वहां पर मान लो ये नस थी, कट लग गया तो यहां पे इसको पिचका देगा, जिससे पिचकने की वजह से छेद छोटा हो जाएगा नसों का, तो ब्लीडिंग रुकेगी और बीपी मेरा बढ़ जाता है। तो ये तीनों मास्ट सेल और उसके तीन केमिकल वेरी इंपॉर्टेंट, पक्के से याद होने चाहिए। मैक्रोफेजेस,
मैक्रोफेजेस सेल डेब्रिस, डेब्रिस मतलब कूड़ा करकट, यानी कि जो सेल हमारे डेड हो गए, मर गए हैं, उनको सेल डेब्रिस कहा जाएगा। या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में घुस गया है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह। एंड फॉरेन सब्सटेंस, कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह आर इंजेस्टेड, इंजेस्टेड मतलब खा लिया गया है, हमारी बॉडी में चला गया है, ठीक है, अच्छा बॉडी में नहीं, इंजेस्टेड बाय मैक्रोफेजेस। ये तीन चीजें, सेल डेब्रिस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन सब्सटेंस आर इंजेस्टेड, खा लिया जाता है किसके द्वारा? मैक्रोफेजेस के द्वारा, जिसको हम हिस्टियोसाइट्स और क्लाज्मेटोसाइट्स भी कहते हैं। इनको खा पी के ये गटक के खत्म कर देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी साफ सुथरी बनी रहती है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल डेड हो जाती है, मर जा रही है, उनका ढेर नहीं लगता। उस ढेर को खत्म करता है कौन है? मैक्रोफेजेस। लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, इंजेस्ट, ये भी सेल डेब्रिस, माइक्रो फॉरेन मैटर, दोनों काम एक ही है, याद रखेंगे दोनों काम। मेसेनकाइम सेल गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। जो मेसेनकाइम सेल्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्रोमेटोसाइट्स, पिगमेंट सेल आर फाउंड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन टू इम्पार्ट कलर टू द एनिमल। क्रोमेटोसाइट एक पिगमेंट सेल होता है, किसी की स्किन सांवली है, किसी काली है, किसी गोरी है, तो ये स्किन को कलर प्रोवाइड कराने का काम कौन करते हैं? क्रोमेटोसाइट्स। रेटिकुलर सेल्स जालनुमा में रहता है, जिनके अंदर ब्रांचिंग, रेटिकुलर जालनुमा कह लो, या जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्रांचिंग निकली हुई है। फॉर्म रेटिकुलर टिश्यू एंड आर फैगोसाइटिक, ये भी कैसे है? फैगोसाइटिक। तो देखा जाए कुल मिला के मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स एंड रेटिकुलर सेल्स, ये तीनों के तीनों क्या है? फैगोसाइटिक इन नेचर है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से फिर से थोड़ा सा बता देता हूं मैं, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है। हमने कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं, तीन उसके कंपोनेंट होते हैं, मैट्रिक्स, उसके अंदर पाए जाने वाले सेल्स और फाइबर। तो हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया यहां पर, उसके अंदर पाए जाने वाले सेल्स पढ़ लिए, ठीक है। अब जो फाइबर है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर पढ़ने जा रहे हैं। तीन टाइप के पाए जाते हैं। कोलेगन फाइबर हम देख चुके हैं, फाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं, ठीक है। इलास्टिक फाइबर फाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं, और रेटिकुलर फाइबर, ये अभी हमने ऊपर देख लिए। तो तीनों टाइप के फाइबर है, बनाने का काम ये तीनों को बना के कौन देगा हमको? फाइब्रोब्लास्ट। कौन बना के देगा? फाइब्रोब्लास्ट बना के देंगे। क्लियर है? अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते, कुछ इस तरह दिखाई पड़ते हैं। मैंने डायग्राम एक डालने की कोशिश की है कि कोलेगन फाइबर हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ये इलास्टिक फाइबर है ब्लू शेप में। दे आर मेड अप ऑफ कोलेगन प्रोटीन, कोलेगन फाइबर कोलेगन प्रोटीन का बना हुआ है, इलास्टिक फाइबर इलास्टिन प्रोटीन का बना हुआ, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। और रेटिकुलर फाइबर रेटिक्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ है। ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। दीज फाइबर ऑकर्स इन बंडल, ये बंडल में पाए जाते हैं, देखे थे हमने ऊपर। दीज आर अनब्रांच्ड एंड इनलास्टिक, ये अनब्रांच्ड होते हैं, इलास्टिक होते हैं, प्रॉपर्टी पक्का याद रखेंगे। इलास्टिक फाइबर ये कैसे? दीज फाइबर आर ब्रांच्ड एंड इलास्टिक, ये ब्रांच्ड एंड इलास्टिक है, ये अनब्रांच्ड एंड इलास्टिक है। मार्क करेंगे इस बात को, तीनों फाइबर में डिफरेंस पूछा जा सकता है। रेटिकुलर फाइबर, ठीक है, ये डेलिकेट होते हैं, डेलिकेट कमजोर होते हैं। ब्रांच्ड एंड इनलास्टिक, ये ब्रांच होंगे बट इनलास्टिक होते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क, ये हमेशा नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलेगन और इलास्टिक फाइबर, इनका डिफरेंस काफी मायने रखता है। क्लियर है बातें? तो हमने हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाने वाली तीन चीजें, ग्राउंड सब्सटेंस, उसके अंदर पाए जाने वाले सेल्स, और उसके अंदर पाए जाने वाले फाइबर्स, इन तीन चीजों के बारे में बात कर ली है। तो अब हम इनको क्या कर लेंगे? क्लासिफाई कर लेते हैं। यानी कि यहां पे तीन टाइप के टिश्यू हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं, मतलब कि हम लोग कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफाई कर रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की तरीके से। और इन तीनों के अंदर वो जो ऊपर हमने तीन चीजें पढ़ी है वो पाई जाएंगी। रूप और रंग, मतलब रूप और चीजें थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन वो कॉमन चीजें हैं, ठीक है। तो देखो लूज साफ समझ में आ रहा है, जो थोड़े से लूज होंगे, जिसके अंदर एरियोलर, एरियोलर मतलब हवादार, एडिपोज फैट आ गया, रेटिकुलर ब्रांचिंग वाले आ गए। डेंस के अंदर डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक, देखेंगे अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब जो आता है हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, देखो कुछ बुक्स में क्या कर दिया है, लूज, डेंस कनेक्टिव, फिर सपोर्टिंग टिश्यू, यहां पे क्या सपोर्टिंग और लिक्विड, इस तरीके से क्या है चीजों को तीन चार पार्ट में तोड़ दिया है। बट जो एक स्टैंडर्डाइज तरीका है उसमें क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और स्पेशलाइज्ड के बाद क्यों स्पेशल क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो जरा यहां पर क्या है, ये बहुत हार्ड है। देखो ये दोनों तो सेल टाइप समझ में आ रहे हैं, ये दोनों कैसे हैं, सेल टाइप के। ये एकदम पत्थर जैसा, हड्डी जैसा, ये लिक्विड हो गया, तो स्पेशल बोल दिया गया इनको। क्या बोल दिया गया, स्पेशल। तो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन्स आते हैं और कार्टिलेज आते हैं, और लिक्विड के अंदर कौन आ जाएगा, ब्लड और लिम्फ। इसे लिख लेंगे, यहां मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अब बोन के अंदर भी हम इसी चार्ट को अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बोन के अंदर दो बातें और लिखेंगे, एक कॉम्पैक्ट बोन होती है, कॉम्पैक्ट, और एक कैसी होती है, स्पॉन्जी। दोनों दिखाऊंगा अभी मैं, दिखाऊंगा मतलब डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। कार्टिलेज तीन टाइप के होते हैं, एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है, और एक शायद सॉफ्ट कैसा होता है, देखेंगे अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तीन टाइप के हमारे पास क्या होते हैं,
कार्टिलेज होते हैं। तो इस तरीके से अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ये, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जिस तरह से चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को सबसे पहले याद करेंगे कि एक लूज होता है, एक डेंस होता है, एक स्पेशल होते हैं। स्पेशल में दो पार्ट में है, सपोर्टिव यानी कि हड्डियां, लिक्विड यानी कि ब्लड। इस तरीके से दिमाग में पहले इसको क्या करोगे, सेट करोगे। बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं। फटाफट 2 मिनट जरा इसको देख लो, जिससे कि जब हम आगे चलें तो ये पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बनी रहे और तुम इसको भूलो नहीं जब हम आगे पढ़ रहे हो। और अदरवाइज एक काम कर सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दूसरे मोबाइल में, इसको सामने रखो और लेक्चर देखते चलो, इससे कि जब इसको बना लो एक कॉपी में, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो तुम बार बार चार्ट देख करके समझ पाओगे हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो पता है मैं कहां पढ़ रहा हूं। तुम लोग भूल जाओगे मैं ये पढ़ रहा हूं, तुम समझ नहीं पाओगे इसके अंदर पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर पढ़ रहे हैं। कोई ये काम जरूर कर लो, तुरंत वीडियो पॉज करो और ये चार्ट बना लो फटाक से। क्लियर है, हो गया, चले आगे, चले, ओके। नाउ लूज कनेक्टिव टिश्यू, देखो जो बोल रहा हूं ठीक वैसा ही करोगे ना तो समझने में एक ही बार में समझ में आ जाएगा और आसानी रहेगी। अब देखो पार्ट 1 स्टार्ट हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब तुम्हारे पास अगर चार्ट नहीं होगा तो दो चीजें होंगी, मेरे को बार बार बैक जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास चार्ट रहेगा तो अब तुम्हारे सामने चार्ट है, मैं एक्सपेक्ट कर मान के चल रहा हूं कि तुम्हारे सामने तुमने चार्ट बना लिया, मैं बार बार बैक नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू कैन बी फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, प्रोवाइडिंग बोथ सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, ठीक है, ये तो कॉमन सी बात आ गई, ठीक है। दे अलॉन्ग विद एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू जो होते हैं, फॉर्म द सबक्यूटेनियस लेयर बीनीथ द स्किन, जो स्किन के नीचे की लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, ये ऑल ओवर बॉडी पाए जाते हैं। दे फॉर्म क्या, सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस की एडिपोज टिश्यू के साथ मिलकर के नीचे की लेयर बनाते हैं। In the semi-fluid matrix, the fibers and cells are loosely organized। देखो इसीलिए इसे लूज कहा गया है। जो फाइबर्स एंड सेल्स, ये मार्क करेंगे, ये इस लाइन को सबसे पहले लिख देंगे। इन लूज कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एंड सेल्स आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड, ढीले ढाले पे लगे हुए हैं। दे ऑपरेट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, कैसे काम करते हैं, धक्का लगता है तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि हमको बहुत ज्यादा चोट नहीं लगती है। And reservoir for salt and fluid and are located between several organ as filler, ठीक है ना। सॉल्ट और फ्लूइड को स्टोर करके रखते हैं और बहुत सारे ऑर्गन है फिलर। अब भाई जैसा एक चीज बताओ, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, किडनी है या लीवर है या जो कोई चीज है, सेल्स हैं, उसके अलावा जो फालतू स्पेस बच गया उसके अंदर जाकर के ये खुद ही जाके सेट हो जाते हैं। तो फिलर भरने का काम करते हैं, ये फिलर की तरह काम आते हैं। 3 कैटेगरी है, एरियोलर, एडिपोज और इलास्टिक वाला। तो फटाफट देख लेते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स। कौन कौन से फाइबर होते हैं, तो यहां सीधा लिखोगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फाइबर, कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर, तीनों टाइप के फाइबर पाए जाते हैं इसके अंदर। अब देखो फाइबर याद है तो यहां लिख दोगे ऑल 3, सीधा सीधा याद हो गया, याद आ रहा है। स्टार्टिंग में पढ़ा था तो 3 टाइप के फाइबर थे, ऑल 3 लिख दोगे दिमाग में सेट हो गया। अच्छा, इसके अंदर तीनों टाइप के फाइबर पाए जाते हैं। Arranged randomly and several kinds of cells, fibroblast, macrophages, plasma cells, adipocytes, mast cell and few white blood cells। सेल लिख दोगे अपने मन से कुछ, क्या कितना आसान हो गया। एरियोलर टिश्यू के अंदर सारे फाइबर पाए जाते हैं, लगभग सारे सेल पाए जाते हैं, वो हम पीछे पढ़ लिए हैं, उतना पक्का याद कर लेना। 3 कंपोनेंट जो है इसके, तो ये रहे हमारे पास, ठीक है। मैक्रोफेजेस दिखाई दे रहा है, ये मैक्रोफेजेस है। ये फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, फाइबर्स को बनाता है, तो कोलेजन फाइबर, और ये मास्ट सेल है। सिंपल सी बात, ठीक है। अब जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस है उसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डर्माटिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट। अब सारे याद ना रहे कोई बात नहीं, हाइलोरोनिक एसिड याद रखो। तो सेल्स फाइबर किसके अंदर धसे हुए होते हैं, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। कितना आसान हो गया, 3 चीजें हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ग्राउंड सब्सटेंस, सेल्स और फाइबर्स, वो तीनों यहां लिख दिया हमने, खेल खत्म। वही तीनों एरियोलर टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। कितना आसान हो गया। कुछ स्पेशल आएगा तो बात करेंगे। अब स्पेशल क्या है, यहां पे स्पेशल ये है कि ये पाए कहां जाते हैं, लोकेशन इन एंड अराउंड नियरली एवरी बॉडी स्ट्रक्चर, दस कॉल्ड पैकिंग मटेरियल। हर एक बॉडी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक और नाम देते हैं, और वो नाम क्या है इसका, पैकिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी इन सबक्यूटेनियस लेयर डीप इनटू द स्किन। ये तो याद रखेंगे डीप इनटू द स्किन, ठीक है। पेपिलरी यानी कि सुपरफिशियल रीजन ऑफ डर्मिस ऑफ स्किन, लैमिना प्रोप्रिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बॉडी ऑर्गन। तो ये याद रख लेंगे, ब्लड वेसल्स जो तुमको ज्यादा अच्छा रहेगा, नर्व्स और बॉडी ऑर्गन, इस तरह से लिख देंगे इसको, या डीप टू द स्किन। स्किन याद रख लेना, ब्लड वेसल याद रख लेना, नर्व्स। लोकेशन में 3 चीजें आ गई, ब्लड वेसल, नर्व्स और डीप टू द स्किन, या स्किन सिंपल याद रखो। क्लियर है। फंक्शन, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, सपोर्ट,
फंक्शन स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, सपोर्ट। एरियोलर टिश्यू है, ऑर्गन में पाए जा रहे हैं, हमने अभी देखा था शॉक में काम करते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो क्या काम आ गया, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट। क्लियर। तो इस तरीके से जब इसको पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगे। फिर कह रहा हूं आराम आराम से चीजों को समझते हुए पढ़ना। तो देखो एडिपोज टिश्यू मैंने बताया, ये एडिपोसाइट एक सेल है, एक सेल एडिपोज टिश्यू के अंदर ढेर सारे एडिपोसाइट सेल होते हैं। दिस इज अ एडिपोसाइट सेल। देखो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जाई बॉडी होगी, साइटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन है, एक बड़ा सा फैट रिजर्वायर मतलब भंडार होता है फैट का इसके अंदर, इसीलिए इसे फैट टिश्यू या एडिपोसाइट सेल बोल देते हैं। और इससे मिलकर जो टिश्यू बनेगा उसे एडिपोसाइट बोल देंगे। तो एडिपोज टिश्यू है सेल्स डेराइव्ड फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट। ये भी कहां से बने हैं, फाइब्रोब्लास्ट से बने हैं, कॉल्ड एडिपोसाइट्स। उन फाइब्रोब्लास्ट का नाम क्या है, एडिपोसाइट्स, दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि फैट। ये इनके अंदर खासियत होती है कि ये फैट को अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं एज अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड ड्रॉपलेट। एक बड़े से सेंटर में लोकेट कर लेंगे ड्रॉपलेट की तरह। लोकेशन wherever एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज लोकेटेड, जहां जहां एरियोलर है वहां वहां ये पाए जाएंगे। तो सबक्यूटेनियस लेयर डीप टू स्किन। तो हमने देखा ये हमारा फैट, एक गालों पे फैट, हाथों पे फैट, पेट में फैट, जहां जहां फैट है सब जगह क्या है, एडिपोज टिश्यू। तो कितना आसान हो गया। सबसे अच्छा एग्जांपल है बिलो या बीनीथ द स्किन इन सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, अराउंड हार्ट किडनी है ना, हार्ट किडनी में पाया जाएगा येलो बोन मैरो, पैडिंग अराउंड जॉइंट्स। पैडिंग मतलब एक तरह जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे कि जब हम बैठते हैं तो यहाँ पे हल्का हल्का क्या फैट पाया जाता है, जिससे कि एकदम से जर्क ना लगे। तो जो आसानी से याद हो जाए, हार्ट किडनी पैडिंग मतलब एक तरह से तकिया काम कर रहा है जॉइंट में। एंड बिहाइंड आई बॉल इन द आई सॉकेट, आंखों के पीछे भी यहाँ पे पाया जाता है, जैसे एकदम धमक लगती है तो शॉक को एब्जॉर्ब करने में काम में आता है ये। ठीक है ना। फंक्शन क्या है, रिड्यूस हीट लॉस। ये क्या, इस फैट की बड़ी अच्छी खासियत होती है, हमारी बॉडी से हीट को एकदम रिलीज नहीं होने देगा। या जो बाहर हम धूप एकदम हाथ रख दे धूप में तो वो हीट हमारी बॉडी के एकदम अंदर नहीं घुसती है, हीट के लिए इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है ना। रिड्यूस हीट लॉस थ्रू स्किन, या फिर हम कह सकते हैं इंसुलेटर टू हीट, बॉडी की हीट को बाहर नहीं आने देगा, बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देगा। सर्व एज एन एनर्जी रिजर्व, जरूरत पड़ेगी तो उसके अंदर फैट टूट करके ग्लूकोज बनेगा जो हमको एनर्जी देगा। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। इन न्यू बॉर्न ब्राउन एडिपोज टिश्यू, बीएटी कहते हैं, जनरेट हीट टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर। बच्चे की बॉडी शुरुआत में खुद से बॉडी टेम्परेचर जनरेट करने में सक्षम नहीं होती है, तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू नाम का जो टिश्यू होता है वो उसकी बॉडी में हीट को जनरेट कराने में हेल्प करता है। एडिपोज टिश्यू इज आल्सो एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ स्टेम सेल। अब स्टेम सेल पता है क्या होता है, जिसके अंदर से पूरी बॉडी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट चल रहा है इसका, ना याद हो नहीं पता हो छोड़ देना इसको, स्टेम सेल। ठीक है ना। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके वहां पाया जाता है। विच आर यूज्ड इन रिजुविनेशन मेडिसिन टू रिपेयर और रिप्लेस डैमेज टिश्यू। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी में उसके कुछ पार्ट पाए जाते हैं। एक्चुअली स्टेम सेल्स वो होते हैं शुरुआत में, जब एकदम से सेल्स, या फिर यूं कह लें शुरुआत में जो जाइगोट होता है और वो 3 लेयर में बदल जाता है। ये तीनों की तीनों लेयर क्या होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं स्टेम सेल्स हैं। इनसे पूरी बॉडी के ऑर्गन को हम लोग, किसी बॉडी के ऑर्गन को हम लोग क्या करा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए आजकल इसका क्या हो रहा है, विच आर यूज्ड इन रिजुविनेशन मेडिसिन टू रिपेयर और रिप्लेस डैमेज टिश्यूज। आजकल क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय जो स्टेम सेल्स के कुछ पार्ट रहते हैं उसको निकाल करके ना प्रिजर्व कर लिया जाता है। भविष्य में अगर बच्चे की किडनी खराब होती है, लिवर खराब होता है, कुछ भी खराब होता है, इस सेल की हेल्प से, उसी की बॉडी का होता है स्टेम सेल, तो वो पूरे ऑर्गन को हम लोग ग्रो करा सकते हैं। यस, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल। ठीक है ना। आगे आते हैं, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर मैंने बताया ब्रांच या जालनुमा, तो देख सकते हो इस किस तरह से ये जाल पूरा जालनुमा फैला हुआ है। ठीक है, इसी के बीच में व्हाइट ब्लड सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट पाए जा रहे हैं, कोलेजनस फाइबर, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब चीजें पाई जाती हैं इसके अंदर। आगे आते हैं, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इज अ फाइन इंटरलेसिंग। फाइन इंटरलेसिंग मतलब आपस में उलझती हुई नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर होता है, थिन फॉर्म्स ऑफ कोलेजन फाइबर। ये क्या होते हैं, पतले, कोलेजन फाइबर के ही पतले रूप होते हैं। रेटिकुलर फाइबर एक्चुअली में क्या है, थिन फॉर्म ऑफ कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर के पतले रूप होते हैं। एंड रेटिकुलर सेल्स, है ना, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स और रेटिकुलर सेल से मिलकर ये बने होते हैं। लोकेशन की बात करें तो स्ट्रोमा ऑफ लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स। स्ट्रोमा मतलब उनके सेल में जो कंपोनेंट वहां पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। जैसे मैट्रिक्स बोल दे रहे हैं, वहां पे क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। तो स्ट्रोमा ऑफ लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स। स्ट्रोमा ना याद रहे तो ध्यान रखना लोकेशन कहां है इसकी, लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, रेड बोन मैरो, रेटिकुलर लेमिना ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन अराउंड ब्लड वेसल्स एंड मसल्स। तो अब ये जैसी लाइन है रेटिकुलर मेम्ब्रेन ऑफ बेसमेंट, इसको हटा देना।
अगर टफ लगती है तो सीधा याद रखेंगे क्या, रेड बोन मैरो, ठीक है, लिवर, स्प्लीन, ब्लड वेसल्स और मसल्स। क्लियर है बातें। फंक्शन फॉर्म स्ट्रोमा ऑफ ए ऑर्गन, ऑर्गन्स के स्ट्रोमा का बनाने का काम करता है। बाइंड्स स्मूथ मसल टिश्यू सेल्स, जो स्मूथ मसल्स टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स को बाइंड करने का काम करता है। फिल्टर एंड रिमूव वॉर्न आउट ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स होते हैं जो टूट फूट गए मर गए हैं उनको फिल्टर करके बाहर निकालने का काम करते हैं। कहां पर, स्प्लीन में। एंड माइक्रोब्स इन द लिम्फ, और लिम्फ के अंदर जो माइक्रोब्स फंस जाते हैं उनको मार दिया गया है उनको फिल्टर करने में काम करते हैं। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, बात समझ में आई। तो यह देखो इसके फंक्शन से याद आ जाएगा, फंक्शन ध्यान में आ जाएगा। अच्छा, रेटिकुलर सेल ये तो फिल्टर का काम करते हैं, कहां पर, स्प्लीन में और लिम्फ नोड्स पे, तो ये यहां पर पाए भी जाएंगे। सिंपल सी बात समझ में आ रही है। नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म, उसके 3 पार्ट, ठीक है ना। और अब क्या आ गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फटाफट दिमाग में डाल लो, सबसे पहले क्या था, लूज, उसके 3 वैरायटी पढ़ ली हमने। अब डेंस आते हैं, डेंस में डेंस रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर। तो देखो रेगुलर में क्या बात हमको समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है। क्या है पैटर्न, फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ये कोलेजन फाइबर है, इन सेल्स ने कोलेजन फाइबर ये बना दिए हैं। तो एक पैटर्न है, यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, रेगुलर। ठीक है ना। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म शाइनी व्हाइट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स मेनली कोलेजन फाइबर रेगुलरली अरेंज्ड इन बंडल्स विद फाइब्रोब्लास्ट इन रोज बिटवीन देम। तो सीधी सी बात क्या है, अब यहां पर तुम लोग शाइनी व्हाइट एक्स्ट्रासेलुलर मैटेरियल होता है, जो इसका एक्स्ट्रासेलुलर मैटेरियल होता है ये व्हाइट और शाइनी होता है। ठीक है, जो कोलेजन फाइबर है बंडल्स में रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो रखे हैं। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स प्रोटीन स्ट्रक्चर सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट, हम सबको पता है कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, कौन सिक्रेट करता है, फाइब्रोब्लास्ट। आर नॉट लिविंग, ये जिंदा तो नहीं है, सो डैमेज्ड टेंडन एंड लिगामेंट हील स्लोली। अब यहां से कितनी बात क्लियर हो गई कि डेंस रेगुलर के कौन कौन बने हुए हैं, टेंडेंस और लिगामेंट्स। अभी टेंडन लिगामेंट क्या होते हैं अभी बात कर रहे हैं, अब मैं यहां पे बात आएगी तो बता देता हूं। टेंडेंस क्या होते हैं, हमारी मसल्स को, मेरे हाथ के नीचे जो हड्डी है, इस मसल्स को इस हड्डी से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, टेंडन। तो एक तुम लोग चैनल आता है ना अपना MTV, सुना होगा, तो यहीं से बन जाएगा MTV। मसल्स टू बोन को जोड़ने के लिए कौन है, टेंडन काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा खत्म। और फिर दूसरा जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिगामेंट, वो बोन टू बोन। लिगामेंट क्या हो जाएगा, बोन टू बोन। अभी हम देखेंगे, जैसे कि मान लो ये एक बोन है, ठीक है, और ये दूसरी बोन है, इसको जोड़ने के लिए यहां पर इस तरह से लिगामेंट्स लगे होते हैं, दो बोन्स को जोड़ के रखती है इस तरीके से। तो MTV मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ने के लिए कौन है, टेंडन। तो ये किसके बने हुए हैं, डेंस रेगुलर टिश्यू के बने हुए हैं। बात समझ में आई, ये किसके बने हुए हैं, डेंस रेगुलर टिश्यूज के बने हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, चार्ट सामने रखेंगे, चीजें क्लियर कट करते चलेंगे। फालतू बातें जैसे मैं बताता जा रहा हूं, दिक्कत लग रही है तो उनको कट करते चलेंगे, या वापस एक बार लेक्चर देख लेंगे तब बाद में कट कर लेना, या इसके डेंस के साथ क्या बातें लिख लेनी है। जैसे अपने नोट्स तुम्हारे सामने अगर होंगे तो क्या है, फाइबर्स रेगुलरली अरेंज, कौन से होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, लिविंग नहीं है, एग्जाम्पल में टेंडन और लिगामेंट आ गया, खेल खत्म। लोकेशन, फॉर्म्स टेंडन अटैच मसल्स टू बोन, मोस्ट लिगामेंट अटैच बोन टू बोन। तो टेंडन लिगामेंट दोनों इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एंड एपोन्यूरोसिस, शीट लाइक टेंजेंट दैट अटैच मसल टू मसल और मसल टू बोन। एपोन्यूरोसिस भी में भी पाया जाता है, शीट लाइक पतले पतले चादर टाइप की टेंडन वो होती है, टेंडन्स होती हैं जो मसल टू मसल या मसल टू बोन को करते हैं। तो ये याद रहे, अच्छी बात है, वरना ये दो तो सिंपल है, बचपन से क्लास 11 से पढ़ रहे हो, बल्कि उससे पहले से। फंक्शन, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर। भाई जोड़ के रख रहा है ना, तो क्या काम है इसका, अटैचमेंट, जोड़े रखने का काम है इसका। टिश्यू स्ट्रक्चर विदस्टैंड पुलिंग टेंशन अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फाइबर। खींचो इसको, ये पकड़ के रखता है ना, हम लोग जब खींचते हुए बाल्टी उठा रहे हैं, वही धक्का मार रहे हैं या खींच रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, पुलिंग विदस्टैंड पुलिंग, यानी कि जो खिंचाव होता है उसको बर्दाश्त करता है, टेंशन को, अलोंग लॉन्ग एक्सिस ऑफ फाइबर। फाइबर के लंबे लंबे एक्सिस होते हैं, उसी के अलोंग पूरे टेंशन को क्या कर लेता है, बियर कर लेता है। तो ये इतनी बातें लंबी लिखने की दिक्कत जरूरत नहीं है, मैंने पूरी बात लिख दी है। सिंपल सी बात याद रखना है कि फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड क्या है, पुलिंग, विदस्टैंड पुलिंग या बियर पुलिंग या बियर टेंशन, टेंशन को बर्दाश्त करता है। सिंपल सी बात। डेंस इर्रेगुलर, अब देखो कितना अंतर है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट था, इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, इस तरह से कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए क्या कहा गया, इसे डेंस इर्रेगुलर बोल दिया गया है। तो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ अगेन कोलेजन फाइबर का ही है, यूजुअली इर्रेगुलरली अरेंज्ड विद अ फ्यू फाइब्रोब्लास्ट। अब
ये याद रहना रहा है, ये भी क्या है, कोलेजन फाइबर्स इररेगुलर अरेंज्ड। यहां क्या याद रखोगे, कोलेजन फाइबर रेगुलरली अरेंज्ड। इसलिए मैंने कहा था कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है ना। तो इस शॉर्ट में जो चीजें याद होती जाएंगी खटाक से तुम्हारे पास आ जाएंगे। आगे आते हैं, लोकेशन ऑफ कोर्स ऑफन ऑकर्स इन शीट, पतली पतली चार टाइप में रहता है, सच एज फेसिए। फेसिए क्या होता है, टिश्यू बीनीथ स्किन एंड अराउंड मसल्स एंड अदर ऑर्गन, ठीक है ना। जो टिश्यू होता है स्किन के नीचे वाला, पतली पतले है ना, जो हम देख सकते हैं कि इसके जो स्किन टिश्यू पाए जाएंगे ऐसे पतली पतली से लंबे लंबे से रहेंगी, ठीक है। अराउंड मसल के आसपास या कुछ अदर ऑर्गन है। रेटिकुलर डीपर रीजन ऑफ डर्मिस ऑफ स्किन, फाइब्रस पेरिकार्डियम, हार्ट का जो फाइब्रस पार्ट होता है वहां ये पाया जाएगा। या सिंपल हम कह सकते हैं पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट, ऐसे याद रख लेंगे। पेरिओस्टियम ऑफ बोन, अब ये क्या चीज है, बोन के पार्ट कवरिंग होती है, देखेंगे अभी हम लोग। पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ कार्टिलेज, ये भी कवरिंग होती है, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम, पेरी वर्ड आ जाए तो समझ लो कवरिंग है। पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट, पेरिओस्टियम ऑफ बोन, पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ कार्टिलेज। तो सीधे सीधे याद रखेंगे। जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल का मतलब क्या होता है, जो पूरा पूरा मैंने बताया था ना अभी इस टाइप से जो स्ट्रक्चर था यहां पर, तो ये पूरा एक पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, कैप्सूल, जो पूरा एक ढांचा है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन कैप्सूल अराउंड वेरियस ऑर्गन लाइक किडनी, लिवर, टेस्टिस, लिम्फ नोड, आल्सो इन हार्ट वाल्व्स, जो हार्ट की वाल्व्स होती हैं वहां पे पाया जाएगा। तो जो आसानी से याद हो जाए उनको मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। लिम्फ नोड्स हैं, हार्ट वाल्व्स हैं, जो आराम से याद हो जाए, 2 या 3 लोकेशन, ठीक है। फंक्शन क्या है, वही टेंसाइल, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो ये वर्ड आ गया ऊपर, मैं वर्ड सोच रहा था क्या वर्ड है, तो यहां पर क्या लिखोगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब किसी को खींचो तो टूटेगी नहीं, खींचे जाएगी, टूटेगी नहीं, छोड़ दो वापस आ जाती है। अब बहुत ज्यादा खींच दोगे तो टूटी जाएगी, अलग बात है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इन मैनी डायरेक्शन, कई डायरेक्शन, ऐसे खींचो, कहीं खींचो, ये मजबूती प्रोवाइड करवाती है। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, अब यहां पर सिंपल सी बात है, वो रेगुलर और इरेगुलर हो गया। इलास्टिक मतलब यहां पर क्या, इलास्टिसिटी होगी। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू कंटेन प्रीडोमिनेटली इलास्टिक फाइबर, इसके अंदर बहुत प्रीडोमिनेंटली मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। विद फाइब्रोब्लास्ट बिटवीन देम, अब जाहिर सी बात है फाइबर्स को जनरेट कौन कर रहा है, फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रोब्लास्ट तो पाए जाएंगे वहां पर। अनस्टेन्ड टिश्यू इज येलोइश, ठीक है, इसको हटा दो यहां से, ये स्टेनिंग वाला पार्ट आ जाएगा, कंफ्यूज कर जाओगे। लोकेशन कहां का पाया जाएगा, लंग टिश्यू में। वॉल्स ऑफ इलास्टिक आर्टरीज, जो इलास्टिक आर्टरीज होती है जिनमें जिन आर्टरीज में खिंचाव आ सकता है वहां पाया जाएगा। लंग्स में पाया जाएगा, लंग्स में एल्वुलाई होती है ना, सांस खींचते भर जाती है फिर पतली होती है, तो इलास्टिसिटी जहां जहां पर है। ब्रोंकियल ट्यूब से भी लंग्स में। वोकल कॉर्ड, यहां पे भी क्या आता है, खिंचाव आता है। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस, पेनिस का जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ना, पेनिस में क्या होता है, खिंचाव आता है और फिर लूज पड़ता है। तो बॉडी में सम लिगामेंट्स बिटवीन वर्टिब्रे, जो हमारा वर्टिब्रे बैकबोन है, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या रहा, खिंचाव हो रहा है। जहां जहां खिंचाव आता है बॉडी नॉर्मल होती है, खिंचती है, नॉर्मल होती है, उन हर जगह क्या पाया जाएगा, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर, आगे आते हैं। फंक्शन अलाउ स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग को लिए परमिशन दे दी, भाई जाओ खींच लो, कितना खींचना है एक लिमिट के अंदर, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एंड कैन रिकॉइल टू द ओरिजिनल शेप, ठीक है। मेन काम क्या हो गया, अलाउ स्ट्रेचिंग, और इज स्ट्रॉन्ग एंड कैन रिकॉइल, और वापस से अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ सकती है। इलास्टिसिटी इज इंपॉर्टेंट टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लंग टिश्यू। अब इलास्टिसिटी हमारे लंग टिश्यू के लिए, क्योंकि लंग्स के टिश्यू क्या फैलते हैं, हवा भरते हैं, पतले होते हैं, तो लंग्स के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। रिकॉइल्स इन एक्सहेलिंग एंड इलास्टिक आर्टरीज, है ना, ब्लड पंप करता है ना, ब्लड प्रेशर से जाता है तो खिंचेगी, पतली होगी। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं बिटवीन हार्ट बीट्स टू हेल्प मेंटेन ब्लड फ्लो। जब है ना ब्लड फ्लो जब पंप करेगा तो ये थोड़ा सा फैलेगा, पतला होगा। तो लंग्स और इलास्टिक आर्टरीज, यहां तो हमें इलास्टिसिटी चाहिए ही चाहिए। यहां अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सब चीजें जो है मैं फिर बता रहा हूं इसमें, जैसे मैं यहाँ पे लाइन में लिखी हुई है, बार बार इसी को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि बिल्कुल रटने लग जाना। मेन पॉइंट का फंक्शन है, मैं करवाऊंगा बाद में, जब एक बार कोर्स खत्म हो जाएगा तो एक बार मैं क्या करूंगा, इसको रिवीजन पैटर्न में लेके आऊंगा जब, तो फंक्शन में बातें लिख लोगे इस तरीके से, क्या क्या, अलाउ स्ट्रेचिंग, ठीक है, नेसेसरी इन लंग्स टिश्यू एंड इलास्टिक आर्टरीज, खत्म एक लाइन में। क्लियर है बातें, आगे आते हैं। अच्छा, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जब मैं डायरेक्ट इसको कराऊंगा, है ना, शायद यहां पे नहीं बताया था, लाइव क्लास में बताया था मैंने अपनी, कि डायरेक्ट छोटा करा दूंगा तो ये पूरा समझ में नहीं आएगा। पहले बड़ा पढ़ो फिर उसमें छोटा निकालो तो चीजें समझ में आती हैं। सीधा छोटा पढ़ोगे तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। पहले बड़ा पढ़ो, उसमें छोटा निकालो, तो वो छोटी चीज फिर अच्छे से समझ में आती है कि अच्छा हाँ ये यहां से चीज निकाली गई है। आगे आते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव
टिश्यूज, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, ये सब क्या हमारे पास स्पेशलाइज्ड है। तो सबसे पहले बात कर लें किसकी, कार्टिलेज की। कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर। ध्यान रखेंगे कार्टिलेज के अंदर कौन से फाइबर पाए जाते हैं, किसके अंदर कौन से फाइबर हैं, खास तौर से कौन से खास सेल्स हैं, वो पक्का ध्यान रखेंगे। एंड इलास्टिक फाइबर्स फर्मली एम्बेडेड इन कॉन्ड्राइटिन सल्फेट नाम का जो जेल लाइक कंपोनेंट होता है। यहां पर कंपोनेंट कौन सा है, हमने एरियोलर में देखा था, वहां पे का हाइलुरोनिक एसिड था, यहां पर क्या है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है। कौन है यहां पर, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, किसके अंदर, कार्टिलेज में, ठीक है। अ जेल लाइक कंपोनेंट ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस में यहां पर क्या पाया जाता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। याद कर लो, बोलते बोलते याद होना चाहिए। इट डज नॉट हैव नर्व एंड ब्लड वेसल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पास कोई नर्व या ब्लड वेसल्स नहीं होती है। इन इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वहां पे कोई नर्व नहीं है, कोई ब्लड वेसल नहीं है। द सेल्स ऑफ मैच्योर कार्टिलेज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैच्योर हो जाते हैं सेल्स उनको हम लोग फिर क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। ऑकर सिंगली और इन ग्रुप, ये सिंगल पाए जाते हैं या ग्रुप में पाए जाएंगे, विद स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने। और यहां पर जिस स्पेस में, जैसे कॉन्ड्रोसाइट है, अभी मैं देखो यहां दिखाता हूं, यहां पर नहीं है अभी, ऐसे करके ना एक स्पेस होगा, एक स्पेस होगा इस टाइप से, ठीक है। इस स्पेस में ना सेल्स पाए जाएंगे, ये इस टाइप से, ये कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। और ये जो स्पेस है, ये जगह है, ये स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्यूने। बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, क्या है लैक्यूने। लैक्यूने वो जगह है जिस स्पेस के अंदर कॉन्ड्रोसाइट पाए जाते हैं। क्लियर है बातें, आगे आते हैं। अ कवरिंग ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम, मैंने कहा ना कवरिंग, जहां जहां कवरिंग होगी तो वो वर्ड आ गया यहां पर, पेरिकॉन्ड्रियम, ये क्या है, कवर होता है एक तरह का। सराउंड्स द सरफेस ऑफ मोस्ट कार्टिलेज एंड कंटेन ब्लड वेसल, इस पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड वेसल होते हैं और ये उसको कवर करके रखता है, ठीक है। एंड इज द सोर्स ऑफ न्यू कार्टिलेज सेल, और यही नए कार्टिलेज सेल का सोर्स भी होता है। सिंस कार्टिलेज हैज नो ब्लड सप्लाई, इट हील्स पुअरली फॉलोइंग एन इंजरी। अगर कोई चोट लग जाती है उसका बड़ा धीमा या ना के बराबर ही क्या होता है, रिपेयर होता है। अब टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की बात करें, ये क्या स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो, देखो ये क्या ऊपर की हड्डी आ रही है, ये पटेला जो घुटना होता है ना आगे वाला, ठीक है, ये घुटना समझ रहे हो ना, मेरा घुटना दिख रहा है, ये वाला घुटना, ठीक है, ठीक है। तो ये घुटना है यहां पर, और उसके बाद ये, ठीक है, ये घुटना हो गया। घुटने के बाद ये आगे की जो वो है, ये जो कार्टिलेज है, देखो एक कार्टिलेज ये है, एक कार्टिलेज ये है, दो कार्टिलेज आपस में इस तरह से क्या लगती है, रगड़ लगती है। क्योंकि डायरेक्ट हड्डी हड्डी अगर आपस में रगड़ लगेगी तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हड्डी हड्डी की रगड़ लगेगी तो क्या हो जाएगा, हड्डियां घिस जाएंगी, तो उनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, इसको हम हाइलिन या आर्टिकुलर कार्टिलेज बोल सकते हैं। और दूसरा कार्टिलेज जो पैड का काम करता है, जिसके ऊपर ऐसे करके प्रेशर डालता है, उसे हम मेनिस्कस कार्टिलेज बोल देते हैं, ठीक है ना। ये लैटरल, ये साइड का मेनिस्कस है, और ये मीडियल मेनिस्कस है। तो इस तरीके से ये वाला एक कार्टिलेज हो गया, एक कार्टिलेज ये हो गया। क्लियर है, बातें क्लियर है, समझ में आ रही हैं, चलें आगे। अब देखो हाइलिन कार्टिलेज, इट कंटेन जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, जेल टाइप ग्राउंड सब्सटेंस तो सब में ही है, ठीक है ना। एंड अपीयर्स इन द बॉडी एज ब्लूइश व्हाइट शाइनी सब्सटेंस, ये ब्लू है ना, इसीलिए इसको यहाँ पे हल्का हल्का ब्लू दिखा रखा है, इसलिए कलर याद रहे, ठीक है। ब्लूइश व्हाइट शाइनी सब्सटेंस होता है। कॉन्ड्रोसाइट्स आर फाउंड इन लैक्यूने सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम। अब ये लाइन तो इंपॉर्टेंट होगी, कॉन्ड्रोसाइट सेल हो गए जो लैक्यूने में पाए जाते हैं, सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम, ये पता होनी चाहिए लाइन, इंपॉर्टेंट है इसकी। लोकेशन, मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन बॉडी एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, मैंने बताया ना, ये घुटना है, घुटने का लॉन्ग बोन्स होती है ना, ये थाई की जो लॉन्ग बोन होती है, उसके एंड बोन पे यहां पर मिलेगा हमको, उस बोन के अंत में। एंटीरियर एंड्स ऑफ द रिब्स, जो हड्डियां होती हैं उनका जो एंटीरियर एंड होता है वहां मिलेगा। नोज, पार्ट्स ऑफ नोज में मिलेगा यहां पर, पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स जो गला है यहां पर, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल ट्यूब्स, एम्ब्रियोनिक एंड फीटल स्केलेटन, जो बच्चों वाला स्केलेटन होता है ना, जैसे तुमने देखा होगा बच्चों का सर होता है, पिचकता है हल्का सा, नोटिस किया कभी, छोटे बच्चे का सर को छुआ है, वो हल्का सा सॉफ्ट होता है, तो वो जो हड्डी होती है उस समय वो हाइलिन कार्टिलेज होती है, ठीक है। ये नोज की जो हड्डी है ये हाइलिन कार्टिलेज है। फंक्शन, प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, जिससे कि जॉइंट्स आराम से मूव कर सके, फ्लेक्सिबिलिटी रहे वहां पर, एंड सपोर्ट बना रहे। वीकेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज एंड कैन बी फ्रैक्चर्ड, सबसे वीक टाइप का होता है, फ्रैक्चर हो सकता है ये। क्लियर है बातें, आगे आते हैं। नाउ फाइब्रो कार्टिलेज, तो फाइब्रो कार्टिलेज क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज हैज कॉन्ड्रोसाइट्स अमॉन्ग क्लियरली विजिबल थिक बंडल्स ऑफ कोलेजन, ठीक है ना।
again has a chondrocytes among clearly visible thick bundles of collagen fiber within extracellular matrix and it lacks perichondrium. ये मार्क कर लेंगे, इस यहां पर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है, बाद बाकी चीजें सेम ही है. कॉन्ड्रोसाइट सेल पाए जाते हैं. लोकेशन प्यूबिक सिम्फेसिस वेयर हिप बोन जॉइन एंटीरियरली, जो हिप बोन होती है यहां पर आके जुड़ती है, तो प्यूबिक जो कमर वाला हिस्सा होता है ना, यहां पर आके ये बोन जुड़ रही है, तो उसको वहां पर हाइलिन कार्टिलेज, ये फाइब्रो कार्टिलेज पाए जाते हैं. इनवर्टिब्रल डिस्क, जो हमारा रीढ़ की हड्डी है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी कुछ ऐसी होती है. तो यहां पर ना इस तरह से डायग्राम दिखाऊंगा जब हड्डी वाला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, तो यहां पर ना एक पैड मतलब कार्टिलेज से रहते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपस में रगड़ ना लगे, तो फाइब्रो कार्टिलेज वहां पाया जाएगा. मेनिस्काई, ये आ गया मेनिस्काई, ठीक है, ये मेनिस्कस को प्लूरल में मेनिस्काई बोल दिया जाता है, ये वाला, ठीक है. उसके बाद आ गया देखिए हम लोग ऑफ नी, पोर्शन ऑफ टेंडन दैट इंसर्ट इनटू कार्टिलेज, टेंडन का वो पोर्शन जो कार्टिलेज में घुस गया है वहां पाए जाएंगे. काम वही है, सपोर्ट एंड जॉइनिंग स्ट्रक्चर टुगेदर, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी मेक इट द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज. इसके बाद स्ट्रेंथ और रिजिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट, तीनों कार्टिलेज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. क्लियर है बातें? आगे आते हैं. इलास्टिक कार्टिलेज, अब नाम ही समझ में आ रहा है, इलास्टिक, जो इलास्टिक जिसके अंदर इलास्टिसिटी होगी. इलास्टिक कार्टिलेज है कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट सेल सबके अंदर है इन थ्रेड लाइक नेटवर्क. यहां पर जो कॉन्ड्रोसाइट होते हैं वो थ्रेड लाइक नेटवर्क में पाए जाते हैं ऑफ इलास्टिक फाइबर्स विद इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ठीक है ना, तो कहां होंगे ये? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होंगे. अब ये तो कॉमन सा वर्ड आ गया मेरे ख्याल से, आप समझ गए होंगे क्या लिखना है. ये वाले सेल एक मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जो सेल जिस कैटेगरी, यहां कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोसाइट सेल, ठीक है, जहां जो सेल है उस सेल का कोलेजन फाइबर इन मैट्रिक्स, ये लिखना आ गया होगा. अब इट हैज पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट, यहां पर पेरिकॉन्ड्रियम है. तो तीनों में से फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोकार्टिलेज ऐसा है जहां पे पेरिकॉन्ड्रियम नहीं पाया जाता है. आगे आते हैं. लोकेशन लिड ऑन टॉप ऑफ लैरिंक्स, लैरिंक्स के यहां पर एक लिड होती है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं. ठीक है, जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में आएगा एपिग्लॉटिस. ठीक है ना, उसमें ये पाया जाता है इलास्टिक पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ये देख रहे हो, ये अलग पार्ट, ये आ गया अपना. ठीक है, इसको हम ऑरिकल कहते हैं. ऑडिटरी ऑस्टेशन ट्यूब, अंदर जाके कान के अंदर एक ऑस्टेशन ट्यूब आती है. ठीक है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, ठीक है, इसका डायग्राम हम देखेंगे जब हम ईयर को पढ़ेंगे डिटेल में, हमारे आने वाले टाइम में जो चैप्टर्स आएंगे. फंक्शन क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी. यहां पे जब इलास्टिसिटी है तो स्ट्रेंथ तो देना ही देना है. ठीक है, कार्टिलेज है, साथ साथ में इलास्टिसिटी भी देगा. मेंटेन शेप ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर, अब कान के शेप को बना के रखता है ये, तो मेंटेन द शेप ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर के शेप को भी ये बना के रखता है. तो ये इस तरीके से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे कोई सी चीज कहां पाई जा रही है, शेप, फंक्शन, तो उसके फंक्शन अपने आप समझ में आने लगेंगे. अब आते हैं बोन पे. बोन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन बोन के दो वैरायटी होती हैं जो कि अभी हम आज देख लेंगे. कार्टिलेज, जॉइंट्स एंड बोन्स मेकअप द स्केलेटल सिस्टम. अब स्केलेटल सिस्टम के अंदर तीन चीजें आती हैं, कार्टिलेज, जॉइंट्स एंड बोन्स. ये तीनों मिलकर के पूरा जो हमारा शरीर का ढांचा है, स्केलेटल सिस्टम है, इसको तैयार करते हैं. द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यू. स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? सपोर्ट करता है सॉफ्ट टिश्यू को. प्रोटेक्ट डेलिकेट स्ट्रक्चर्स, जो नाजुक स्ट्रक्चर है उनको बचाता है. एंड वर्क्स विद स्केलेटल मसल्स टू जनरेट मूवमेंट, और स्केलेटल मसल्स जो है हमारी, उनके साथ मिलकर काम करता है जिससे कि हम लोग मोशन कर सके. ठीक है, आगे आते हैं. बोन्स स्टोर कैल्शियम और फास्फोरस. बोन बनी होती है किसकी? कैल्शियम की और फास्फोरस की. इट इज हाउस ऑफ रेड बोन मैरो, जहां से हमारा खून बनता है, रेड बोन मैरो विच प्रोड्यूस ब्लड सेल्स. इट आल्सो कंटेन येलो बोन मैरो, ए स्टोरेज साइट फॉर ट्राइग्लिसराइड. इसके अंदर येलो बोन मैरो पाई जाती है जो कि ट्राइग्लिसराइड्स को स्टोर करता है, यानी कि फैट को. बोन्स आर ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू. इसके अंदर कई टाइप के डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग बोन और ऑसियस टिश्यू. ठीक है ना, तो जो बोन टिश्यू है उसको हम लोग ऑसियस टिश्यू भी बोल देते हैं. ध्यान रखना, यहां पे जब बोन के बारे में पढ़ रहे हैं, जब बोन का अगला चैप्टर आएगा उसमें भी सारी चीजें वापस से डिटेल में आएंगी, तो ध्यान देना इसको. ठीक है, तो कह रहे हैं इसके अंदर कई सारे डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू, इंक्लूडिंग जो मेन है इसके अंदर वो क्या है? बोन या ऑसियस टिश्यू. द पेरिओस्टियम, अब जो कवरिंग है उसका नाम क्या है? पेरिओस्टियम. रेड एंड येलो बोन मैरो एंड द एंडोस्टियम. और एक चीज क्या पाई जाती है? एंडोस्टियम. एंडोस्टियम क्या? अ मेम्ब्रेन दैट लाइंस अ स्पेस विद इन बोन एंड स्टोर येलो बोन मैरो. एक कवरिंग होती है जो अंदर से बोन को कवर करती है, और उसके अंदर क्या पाया जाता है? येलो बोन मैरो पाया जाता है. ठीक है, अब इसका डायग्राम देखेंगे तो चीजें और अच्छे समझ में आएंगी. बोन टिश्यू इज क्लासिफाइड एज अ कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन. बोन को हम कॉम्पैक्ट, हार्ड या स्पॉन्जी बोन. अब हार्ड और स्पॉन्जी बोन, जो लोग वेजिटेरियन है
अब कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, ठीक है ना, तो जो वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको समझने में दिक्कत आएगी। और जो लोग खा लेते हैं, ठीक है, मुर्गा वगैरह, तो उनको मैं बता दूं, उनके लिए समझना आसान होगा। उन लोगों ने जब बोन खाई होगी तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है लेग वाला, उसको तुम लोग चबा ले जाते हो, उस होते हड्डी का ही पार्ट है, वो सॉफ्ट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन, ठीक है। और उसके ऊपर जो लगा होता है ना क्रंची टाइप का, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कार्टिलेज, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं खाते वो लोग बुरा ना माने, ठीक है, समझने की यहां से कोशिश करें। जो लॉन्ग बोन होती है, जो लॉन्ग बोन ये वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, ये थोड़ा सा स्पॉन्जी रहता है, और जो बीच का होता है बड़ा हार्ड होता है, यानी कि जो जैसे सपोज मेरी हड्डी है तो ये पार्ट बड़ा हार्ड होगा, और जो किनारे वाला होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, किनारे जॉइंट्स के अंदर जाकर के, ठीक है। तो देखो कॉम्पैक्ट बोन की अगर हम बात करें, द बेसिक यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन इज एन ऑस्टियोन और हर्वेशियन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेंगे। हर्वेशियन सिस्टम कहां पाया जाता है, कॉम्पैक्ट बोन में। ईच ऑस्टियोन हैज 4 पार्ट, उसके 4 पार्ट होते हैं, बात को समझना। लंबी बोन ली हमने, काटा, इसको छीला, ठीक है। अब देखो हड्डी के अंदर क्या क्या मिल रहा है हमको, इस तरीके से सर्कल वाले पार्ट मिल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये गोल गोल इसके अंदर पार्ट मिल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, सबसे पहले इधर आते हैं, ये पूरा का पूरा जो एक ये गोल पार्ट है, ये इसको कलर चेंज कर लेता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा एक गोल पार्ट है, ये क्या है, ऑस्टियोन या हर्वेशियन सिस्टम। अब इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर ये गोल गोल जो घूम रहे हैं, ये डॉट 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 डॉट, ये लमेले कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पूरा बाहर घूम रहा है गोल 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 गोल, जो इनके ऊपर मिलके, इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंशियल लमेले, जो सर्कमफेरेंस बाहर आउटर बाउंड्री पे है। अब जब हम इसको काटते हैं ना, तो देखो इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमको, ठीक है। इसको हमने काटा तो हमें इसके अंदर क्या मिला, ये परफोरेटिंग फाइबर्स है ना, इसे शार्पिस फाइबर कहते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाले फाइबर की बात हो रही है। ये जो मेन बोन है कॉम्पैक्ट बोन कहलाती है, ठीक है। देन पेरियोस्टियल ब्लड वेसल, ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरियोस्टियल ब्लड वेसल, यानी कि इसके अंदर हड्डियों के अंदर हमारी नसें गई हुई हैं, खून, उसकी खून वाली। देन पेरियोस्टियम, ये जो कवरिंग है, बार बार जिक्र करा, ये जो कवरिंग है, सबसे ऊपर जो हड्डी की कवरिंग होगी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो अंदर की जो कवरिंग है, जिसके अंदर ब्लड वेसल पाया जाता है, इसे हम कहते हैं एंडोस्टियम, लाइनिंग बोनी कैनाल एंड कवरिंग ट्रेबेक्युले। अब ट्रेबेक्युले क्या है, अभी आगे आ जाएगा, देखते हैं। देन परफोरेटिंग कैनाल, जिनमें छेद होते हैं हल्के हल्के, उसे हम क्या कहते हैं, परफोरेटिंग कैनाल कहते हैं। अब देखो बोन के अंदर थोड़ा सा पार्ट हमें ऐसा मिलेगा, इस तरह से ढांचा टाइप, पिलर टाइप निकले हुए हैं, एक पिलर ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेबेक्युले कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेबेक्युले कहते हैं। अब अपने मेन पार्ट पे आते हैं। मैंने कहा था इसका जो मेन फंक्शन है वो हर्वेशियन सिस्टम है। ये देखो, ये रहा, इसको निकाल के यहां बड़ा करके देखूं मैं अगर, तो देखो क्या है, ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, लमेले। अब एक लमेले, ये दूसरा लमेले, दोनों के बीच में क्या गैपिंग है, इस गैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्यूने। इन लैक्यूने के अंदर ये देख रहे हो येलो 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 सेल से पड़े हुए, यही है मेरे ऑस्टियोसाइट सेल्स, बोन सेल्स। बहुत स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत आती है बोन का, अभी पढ़ रहे हो, और मैं इसको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि अगला चैप्टर ही बोन का है, वहां पे भी काम में आएगा। तो हम देख सकते हैं ये लमेले हो गया, दो लमेले के बीच में यहां पर क्या है, एक गैप टाइप का है, उस गैप को हम लैक्यूने बोलते हैं, ठीक है। उन लैक्यूने के अंदर ये जो सेल्स देख रहे हो, ये वाले, ये येलो येलो टाइप के, ये है हमारे पास ऑस्टियोसाइट सेल्स, ठीक है ना। अब जो यहां से ये हल्की हल्की से पतली पतली दरारें निकली हुई हैं, इनको हम कैनालिक्यूलस कहते हैं। और जो बीचा बीच में जिसके अंदर ये नस निकल के आती है हमारी खून वाली, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल या हर्वेशियन कैनाल। क्या बोलते हैं, हर्वेशियन कैनाल या सेंट्रल कैनाल। ये पार्ट समझना जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे देखें तो गौर से हमें डायग्राम तुम लोग देखते हो तो मैं ऐसे दिखता होगा, ये ऑस्टियन दिखा देते होंगे, बीच में सेंट्रल कैनाल दिखा दिया, इंटरस्टिशियल लैमेले दिखा दिया, लैक्यूने दिखा दिया। ऐसे हमको समझ में नहीं आता, दिस इज अ परफेक्ट डायग्राम, ठीक है। तो किस तरीके से हमको चीजों को समझना है, लैक्यूने, हर्वेशियन कैनाल, ये सब चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये तो तुम्हारे अगले चैप्टर में भी आएगा, हड्डियों वाले में, ठीक है। आगे आते हैं अब। नाउ वही 4 पार्ट हम लोग यहां डिस्कस करेंगे जो हमने वहां देखे थे। द लैमेले, लैमेले आर द कंसेंट्रिक रिंग्स, लैमेले आर द कंसेंट, लैमेले क्या है, रिंग है, ये एक रिंग, ये 2 रिंग है ना, ये एक रिंग, ये 2 रिंग, ये तीसरी रिंग, ये रिंग है, ठीक है। ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, अब समझ में आ गया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ मिनरल सॉल्ट, मोस्टली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। इसके अंदर मेनली क्या रहेगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस रहता है, विच गिव बोन इट्स हार्डनेस, जिसकी वजह से बोन की क्या होती है, हार्डनेस होती है, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
एंड कोलेजन फाइबर विच गिव बोन इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। ध्यान रखना, जो ये सॉल्ट है कैल्शियम फॉस्फेट, ये उसको हार्ड बनाते हैं, और जो कोलेजन फाइबर है ये इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि खिंचाव, बोन हल्की से खिंच भी जाती है, ना के बराबर। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, स्टील में ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, याद है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन देते हैं? कोलेजन फाइबर देते हैं। द लेमेले आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ बोन टिश्यू। ठीक है, लाइन लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा मेन हो गया। अच्छा, इसका फंक्शन हो गया ना। लेमेले क्या है? इसको कॉम्पैक्ट नेचर किसकी वजह से आ रहा है? लेमेले की वजह से हो रहा है। कॉम्पैक्ट नेचर क्या है? लेमेले है ना, 1 2 3 काफी पास पास में है, तो कॉम्पैक्ट नेचर इसकी वजह से क्रिएट हो रहा है। नाउ लैक्यूने मैंने बताया, लैक्यूना जो स्पेस है, ये जो स्पेस है जिसके अंदर ये पड़े हुए हैं। नाउ लैक्यूने आर स्मॉल स्पेस बिटवीन लेमेले के 2 लेमेले के बीच में एक छोटा स्पेस होता है, दैट कंटेन मैच्योर बोन सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। 2 लेमेले के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्यूना कहते हैं। उसी के अंदर बोन सेल ऑस्टियोसाइट मौजूद रहती है। आगे आते हैं। प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द लैक्यूने आर कैनालिक्यूली। लैक्यूने से निकलती हुई जो ये धारियां जैसे देख रहे हो, यही क्या होती है? कैनालिक्यूलाई होती हैं ये। ठीक है, नेटवर्क ऑफ माइन्यूट कैनाल, छोटे छोटे कैनाल होती हैं, ये नालियां टाइप की रहती है छोटे छोटे, कंटेनिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोसाइट। इसके अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स में से जो पतले पतले रेशे निकले रहते हैं वो उसके अंदर पड़े रहते हैं। कैनालिक्यूली प्रोवाइड रूट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स टू रीच ऑस्टियोसाइट एंड फॉर वेस्ट टू लीव देम। कैनालिक्यूली की हेल्प से जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ऑस्टियोसाइट सेल के पास पहुंचता है, और ऑस्टियोसाइट सेल से जो वेस्ट होता है वो निकल के चला जाता है कहां? ब्लड वेसल के पास। क्लियर है? अ सेंट्रल कैनाल और हर्वेसियन कैनाल कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व। जो सेंटर बीच में होता है ना, वहां पे क्या है? ब्लड वेसल होता है। अल्टीमेटली यहां से निकलता सारा वेस्ट यहां ब्लड वेसल के पास आता है, यहां से न्यूट्रिएंट्स यहां जाता है। इस तरीके से पूरा सिस्टम ये हमारा चल रहा है ना। काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, नाउ स्पॉन्जी बोन देखो, यहां क्लियर कट डायग्राम है। जो ये अंत होता है बोन का, यहां पर जो ये देख रहे हो इस तरह, ये स्पॉन्जी बोन्स होती हैं। ठीक है, अब स्पॉन्जी बोन को अगर तुम यहां से कट करो, यहां पे देखो अजीब सा दिख रहा है, इस कट करके देखोगे स्पॉन्जी बोन को तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा। इनमें गैप होता है काफी ज्यादा, इसीलिए स्पॉन्जी होते हैं ये जो ढांचे पिलर जैसे लगे हुए हैं, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेबेक्यूले कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ट्रेबेक्यूले कहते हैं। याद आया? तो मेन स्पॉन्जी बोन का मेन स्ट्रक्चर क्या है? ट्रेबेक्यूले। कॉम्पैक्ट में क्या था? हर्वेसियन। ठीक है ना, तो ये कॉम्पैक्ट बोन होगी। अब देखो ट्रेबेक्यूले के पार्ट को अगर मैं काट लूं यहां से, ठीक है, तो ये एंडोस्टियम हो गया, ये लेमेले हैं इसके अंदर, एक कैनालिक्यूलाई है। अब इसको थोड़ा काट के देख लें हम लोग, तो यहां पर थोड़ा सा हमारे पास स्ट्रक्चर क्या अलग सा होता है। ये यहां पर क्या है? देखो लेमेले, ये रिंग टाइप के स्ट्रक्चर क्या है? लेमेले हो गया। ठीक है, ये इसके बीच का जो स्ट्रक्चर है, जो स्पेस है, वो क्या हो गया? लैक्यूना हो गया। यहाँ पे सेल्स पाए जाएंगे, और ये पतली पतली धारियां यहाँ पे जो मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी? कैनालिक्यूली हो जाएंगी। ऑस्टियोब्लास्ट अलाइंड अलोंग द ट्रेबेक्यूले ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, ये ऑस्टियोब्लास्ट हैं जो ऑस्टियोसाइट, जो हड्डियों के सेल्स होते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं। यहाँ वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, अगर कॉम्पैक्ट बोन, इसको हटा दें यहाँ पे जरा, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियो, 3 टाइप के सेल ट्रेबेक्यूले के अंदर 3 टाइप के सेल मिलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। ये कैनालिक्यूली है। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर होता है। ट्रेबेक्यूले का मतलब क्या है, मेन ये समझाना था, उसकी वजह से लेके आया था मैं यहाँ पे पार्ट। अब इसको देख लेते हैं फटाफट। इट लैक्स ऑस्टियोन, इसके अंदर ऑस्टियोन नहीं होता है जो कॉम्पैक्ट बोन में पाया गया था। रैदर इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स ऑफ बोन कॉल्ड ट्रेबेक्यूले। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कॉलम्स, पिलर टाइप पाए जाते हैं, जिसको हम ट्रेबेक्यूले कहते हैं, विच कंटेन लेमेले, ऑस्टियोसाइट, लैक्यूने, कैनालिक्यूले। उसके अंदर ये 4 चीजें पाई जाएंगी। फिर क्लियर है? स्पेस बिटवीन ट्रेबेक्यूले आर फिल्ड विद रेड बोन मैरो। ट्रेबेक्यूले के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर क्या भरा होता है? रेड बोन मैरो, जिसे मज्जा भी कहते हैं ना। आगे आते हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फ। अब सिंपल बचा हमारे पास। अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हैज लिक्विड एज इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यहां पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो क्या होगा? लिक्विड होगा। याद रखना बच्चों ये वर्ड, ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सारा खेल इसी का हो रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा? वो लिक्विड होगा। ब्लड टिश्यू की बात करें, ब्लड वन ऑफ द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या है ये? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, हैज अ लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सब क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है,
ब्लड प्लाज्मा इज ए पेल येलो, प्लाज्मा पेल येलो होता है। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा इसका, ठीक है ना। यहां से हमको टिश्यू के पर्पज से लिमिटेड पढ़ना है। ब्लड प्लाज्मा इज पेल येलो फ्लूइड दैट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ वाटर विद वाइड वैरायटी ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस। इसके अंदर पानी पाया जाता है और साथ साथ में क्या पाया जाएगा, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, एंजाइम्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, हार्मोन, रेस्पिरेटरी गैसेस, आयंस सस्पेंडेड इन द ब्लड। ये सब ब्लड के अंदर सस्पेंडेड रहेगा प्लाज्मा। एंड आर फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आ गया, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। पक्के से जो हड्डी वाला पार्ट है और जो ब्लड वाला पार्ट है, इसको अच्छे से याद अभी भी कर लेना, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स जो हैं वो इन्हीं दोनों के हैं। पहला आएगा बोन का, फिर आएगा ब्लड का, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हम सबको पता है जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं टू बॉडी सेल्स एंड रिमूव सम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम। व्हाइट ब्लड सेल्स आर, ये लाइन यहीं आ जाएगी, व्हाइट ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन फैगोसाइटोसिस, यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स को खा पी के गटक के अलग कर देना। इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं एंड एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि ब्लड जो कट जाता है हमारा हाथ या पैर कहीं से भी कट लगता है, उसमें ब्लड बाहर आता है, उसको क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो ये कहानी किसकी खत्म हुई, ब्लड की। कुछ खास नहीं था हमें यहाँ पढ़ने के लिए ब्लड में। नाउ लिम्फ, लिम्फ में भी यहाँ पे कुछ खास नहीं पढ़ने के लिए। लिम्फ इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट फ्लोज इन द लिम्फेटिक वेसल्स, है ना। जब इसके बारे में आएगा तो डिटेल पढ़ेंगे। जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड के लिए नसें होती हैं, वैसे लिम्फ के लिए वेसल्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। उनके अंदर लिम्फ फ्लो करता रहता है। अब लिम्फ होता क्या है, ये भी तरह का फ्लूइड होता है, एंटीबॉडीज होती है, इसके अंदर तमाम चीजें होती हैं। इट इज अ लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दैट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट विद मच लेस प्रोटीन। इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो ब्लड के जैसा ही है, बट इसके अंदर प्रोटीन काफी कम पाई जाती है कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा। द कंपोजिशन ऑफ लिम्फ वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ब्लड का जो लिम्फ का जो कंपोजिशन है बॉडी का अलग अलग पार्ट में अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, लिम्फ लीविंग लिम्फ नोड्स इंक्लूड्स मैनी लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फ नोड से लिम्फ निकल रहा होता है, अब लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, इसमें लिम्फ आती है, इस तरह से जंक्शन पॉइंट होता है एक तरह का, ठीक है। लिम्फ आई और यहां से निकली, तो जो लिम्फ निकलती है लिम्फ नोड से, ठीक है, इंक्लूड मैनी लिम्फोसाइट्स, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि फॉरेन पार्टिकल को खाएंगे, उनको लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल in contrast to lymph from the small intestine which has high content of newly absorbed dietary lipids। अब जो lymph स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रही होगी उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि वहां पे खाना होता है मौजूद, तो वहां पर उसके अंदर क्या है कि डाइटरी लिपिड्स उसके अंदर ज्यादा पाई जाती हैं। तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में लिम्फ के अंदर पाए जाने वाला कंटेंट क्या होता है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो लिम्फ का यहां पर जो मेन काम है, लिम्फ का जो यहां पर मेन काम है, लिम्फ का मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, या यहां पर ये आ गया हमारे पास, यहां लिखा हुआ था क्या, इम्यूनिटी, ठीक है ना। लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, और यहां पर एक जगह लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहां पर इसका मेन काम क्या कर लेंगे, यहां पर हम लोग इम्यूनिटी, ठीक है। इसका मेन काम क्या आ जाएगा, इम्यूनिटी के लिए होता है, पूरी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है बातें। तो इस तरीके से हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की सारी बातें कवर अप हो जाती हैं, ठीक है। और ये कनेक्टिव टिश्यू को और अच्छे तरीके से हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरीके से लाइव क्लास की हेल्प से हम लोग इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, किस तरह से इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं, इससे कि ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाए। उसके लिए आओ देखते हैं हम लोग अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है
ठीक है ना, उसमें एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है, प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर कोई पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं, ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया है। और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा, इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या लो क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए, सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है, महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक, बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।